Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis series on the YouTube channel UPSC with Nitya Pandey. I work as a senior mentor and I have given multiple mains and interview. Today, in this session, we will be discussing the important editorials from different newspapers, जिसको हम काफी डिटेल में समझेंगे और उसका एक एनालिसिस करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं, सो देखिए जनरली क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर कुछ सर्टेन थीम्स के अराउंड एक वीक में वही थीम्स रिपीटेड होती रहती है। तो इसलिए आज आई वांटेड टू कवर सर्टेन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मैंने कुछ डिफरेंट बहुत ही अलग न्यूज़पेपर से आज लेकर आई हूँ। वन इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड अनदर इज फ्रॉम द पायनियर। बट वो टॉपिक बहुत अच्छा था विच वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और कैसे वहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से जो एडिटोरियल है इट इज अबाउट द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। दोनों ही टॉपिक्स आपके GS 3 में काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यस, क्लाउड बर्स्ट एंड क्लाइमेट मैनेजमेंट इन गवर्नेंस। तो क्लाउड बर्स्ट के अभी जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जिसको हम कई बार देवभूमि बोलते हैं। ओके, तो उस देवभूमि को हमें उस तरह से प्रिजर्व करने की भी जरूरत है। मोर ओवर ये जो एडिटोरियल है इट इज रिटन बाय एन IAS। तो ये मैंने हमेशा आपको बताया है कि गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट डिग्निटरीज जो लोग हैं वो अगर कोई एडिटोरियल लेकर आ रहे हैं इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। सो इसमें जो व्यूज है वो काफी अच्छे हैं जिसको हम एक UPSC क्वेश्चन की तरह डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। सो फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमाचल प्रदेश हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर इंटीग्रेटेड क्लाइमेट गवर्नेंस। तो हमें इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और पॉलिसी मेकिंग करनी है कि आपका डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन साथ साथ वो जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आप डेवलपमेंट करें। In light of recent incidents and governance challenges in Himachal Pradesh, discuss the causes, implications and the way forward. So हिमाचल प्रदेश स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसलिए इसको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड्स द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कि अभी क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है तो 2025 में मॉनसून सीजन में ही स्टेट में 133 डेथ्स, 189 इंजरीज हो चुकी हैं, प्राइमरली ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। अब ये माइन्यूट डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की डेथ हो गई, कितनी कैजुअलिटीज हो गई एक्सेट्रा। ओवरऑल ये जो एग्जाम्पल है, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट रिलेटेड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर, तो जैसे कि जो डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर आप माउंटेन स्लोप्स पे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन करोगे तो लैंडस्लाइड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो नेचुरल बफर्स होते हैं वो वीकन हो चुके हैं। एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम देखें रोहतांग, कुल्लू मनाली, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट डिजाइन के हिसाब से वो नहीं बनाया गया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चलेंगे, आप आगे की चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल रहेगा टू क्लाइमेट चेंज। पुअर गवर्नेंस है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म नहीं हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। गवर्नेंस एक्शन की जरूरत हमको इसलिए है ताकि क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलियंस बिल्ड हो सके, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं हिल स्टेट्स में उनको क्लाइमेट और डिजास्टर लिटरेसी हो, उन्हें पता तो हो कि अगर आप ऐसे लाइक माउंटेन स्लोप, जो जैसे हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था गुड़गांव के बारे में, जहां पर आप उसकी नेचुरल टोपोग्राफी के अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो अर्बन फ्लडिंग हो रही है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की भी अपनी एक टोपोग्राफी है, एक नेचुरल बफर बनाया गया, अगर आप उसके अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अ डिजास्टर। जिसके लिए आपको क्या करना है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे फोकस कीजिए, पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज को और ज्यादा आप ट्रेन कीजिए, उनको रिसोर्सेज दीजिए ताकि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आप ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड्स वगैरह से बचने के लिए रिटेनिंग वॉल्स हम बना सकते हैं उसमें। ओके, देन प्रॉपर आप उसकी टोपोग्राफी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन कीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स, रोड्स,
टूरिज्म हब्स, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करो आप कि कितना कंस्ट्रक्शन करने से यहाँ पर कितना उस तरह से आप क्या कहते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग और जोनिंग रेगुलेशंस की जरूरत है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है उसमें कोऑर्डिनेशन की नीड है हमको, और एक साइंटिफिक और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच की जरूरत है, जहां पर आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटी, आईएमडी, इन सब के साथ आप क्या कहते हैं कोलैबोरेट कीजिए और प्रॉपर वल्नरेबिलिटी मैपिंग करके एक एरिया की फिर उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। हिमाचल दूसरे स्टेट से क्या सीख सकता है, जैसे कि उड़ीसा बहुत ज्यादा प्रोन रहता था साइक्लोन के, लेकिन अब उसने अपनी एक प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और कम्युनिटी बेस्ड साइक्लोन शेल्टर्स जो कि ग्लोबली प्रेस किए जा रहे हैं, तो अब उड़ीसा उतना ज्यादा प्रोन नहीं रहता है। ऑब्वियसली साइक्लोन्स वहां आते हैं बट उसकी वो उतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं है साइक्लोन्स के लिए। सिमिलरली सिक्किम और उत्तराखंड में भी रिस्क जोनिंग रेगुलेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए गए हैं। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कोड से पोस्ट डी डिजास्टर जो कि हुआ था वहां पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो अब वो लोग वहां पर, तो एक जब आप लोग एक ट्रेजेडी देख लेते हैं तब आपकी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो पहले से तैयार रहेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। फिर केरला का, जैसे जो केरला में फ्लड आया था उसके बाद उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं, तो इन सब से हिमाचल प्रदेश पहले ही सीख ले तो बेटर रहेगा। So, as they say, you can take the horse to the water, but cannot make it drink. Similarly, हमारा फोकस भी इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए। प्रिस्क्राइबिंग नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपने बता दिया जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बना लेते हैं, रवि चोपड़ा कमेटी हो गई एक्सेट्रा, कि ठीक है ऐसा ऐसा कर लो, बट ठीक है आप बता रहे हो बट इम्प्लीमेंटेशन कितना है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू बी डिस्कस। आर इंटरेक्शन विद नेचर हैज टू चेंज। जो हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसमें चेंज लाने की जरूरत है। एथिकल डायमेंशंस आप इंक्लूड कीजिए, इंक्लूसिव, इक्विटी, एक्सेस, अपॉर्चुनिटी के। इट इज टाइम टू डू एंड इम्प्लीमेंट। यूजिंग ऑल दिस देयर इज लाइवलीहुड एंड होप कि जो चीजें हैं वो बेटर इंप्रूव हो सकती हैं इन द हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द देवभूमि। इस तरह की लाइंस अगर आप जैसे अपने कंक्लूजन्स में लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ये एग्जैक्ट लाइंस हैं जो कि इस एडिटोरियल के लास्ट में यूज हुई थी, मैं आज इधर पे मैंने डाली है ताकि आपको समझ आए हाउ यू कैन वर्क ऑन योर कंक्लूजन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज एन इनोवेशन गेम चेंजर। सो इनोवेशन गेम चेंजर, यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन की इनोवेशन फंड की बात हो रही है। तो जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि अगर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए यूएस, चाइना एक्सेट्रा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट हमेशा तभी कम होगी जितना ज्यादा इनोवेशन आएगा। तो उसी सिनेरियो में ये आर्टिकल आया हुआ है, इंडिया हैज अ वाइब्रेंट टैलेंट पूल, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, लेकिन इनोवेशन फाइनेंसिंग अभी भी एक बॉटलनेक है। तो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब प्रॉपर फंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल रिसर्च स्कॉलर्स को अगर टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो वो उनका रिसर्च में इतना ध्यान नहीं रहेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या रोल हो सकता है रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड का इनोवेशन फाइनेंसिंग में इन अड्रेसिंग द वैली ऑफ डेथ एंड कैटलाइजिंग अ नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इंडिया जो है वो खुद को एम्बिशियसली पोजीशन कर रहे हैं एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर की तरह डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई हो, बिग टेक हो एक्सेट्रा। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल हमारे पास यही है इनोवेशन फाइनेंसिंग का, जहां पर फंडिंग गैप है अर्ली स्टेज। चाहे जैसे आप कोई मूवीज देखते होंगे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मिशन वगैरह पे, तो उसमें हमेशा ऐसे ही होता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और कैसे तो भी मतलब इंडिया के लोग उसको कुछ तो भी जुगाड़ू तरीके से, फॉर एग्जांपल वो मंगलयान पे एक मूवी आई थी, ओके। तो वो गैप नहीं होना चाहिए। आप सोचिए जब इतने कम फंड्स में हम इतना अच्छा कर सकते हैं, अगर प्रॉपर फंडिंग होगी तो और ज्यादा इंप्रूव हो सकती हैं ये चीजें। टू ब्रिज दिस गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड लॉन्च किया है, और ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जो कि हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट इनोवेशन को फाइनेंस करेगा। इसकी नीड क्यों है, ताकि ब्रिजिंग दी वैली ऑफ डेथ, वैली ऑफ डेथ मतलब यहाँ पे एक मेटाफर तरह का यूज हुआ है कि अगर प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल आपका अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। मोस्ट स्टार्टअप्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स इन इंडिया फेल टू स्केल ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इन द ट्रांजिशन फ्रॉम लैब टू मार्केट। ट्रेडिशनल कैपिटल जो है वो, जैसे ट्रेडिशनल कैपिटल एज इन कोई बिजनेस स्टार्टअप है, कोई बिजनेस मतलब जो भी एंजल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा होते हैं, वो इतना ज्यादा सोचते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है कि शायद जैसे सपोज करिए जेप्टो है, ओला है, अगर इन्होंने किसी किसी ने इनको फंड नहीं किया होता तो मे बी हम कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते कि घर पे 10 मिनट में सामान डिलीवर हो रहा है, ओके। या फिर जब भी जैसे मैं वेन एवर आई ट्रेवल इन कैब, आई थिंक जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको हमेशा ऐसा होता था, उसके लिए कार बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है ही नहीं। इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी यू कैन इजीली गेट अ कैब। आप आराम से लाइक यू कैन
गेट दैट एज वेल। तो इस तरह से अगर कोई, लेकिन अगर कोई इसको फंड ही नहीं करेगा तो इस तरह की चीजें इमर्ज कैसे होंगी? मे बी हो सकता है अभी किसी के माइंड में इससे और अच्छा आइडिया हो जो आ सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग वो हमें नहीं दिख पा रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। मिसमैच है रिस्क एपिटाइट में। इंडियन कैपिटल मार्केट्स टिपिकली फंड लो रिस्क और असेट हैवी वेंचर्स को ये फंड करते हैं। देन डर्थ ऑफ पेशेंट कैपिटल फॉर डीप टेक, फ्रंटियर टेक, हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स। सो जो रिस्क एपेटाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क लेना पड़ता है, बट हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है। जनरली हम सोचते हैं ठीक है हम एक एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे, हमें 7% मिल रहा है, बट मिल तो रहा है। ओके, तो दैट काइंड ऑफ एपेटाइट वी डू नॉट हैव। सपोर्ट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है, लेकिन इनोवेशन सपोर्ट जो है वो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के अक्रॉस फ्रेगमेंटेड है, तो प्रॉपर कोहेजन नहीं हो पा रहा है। फीचर्स और पोटेंशियल क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसके आरडीआईएफ के, तो मार्केट अलाइंड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ये ऑफर कर रहा है इक्विटी, वेंचर डेब्ट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से अक्रॉस वेरिंग रिस्क प्रोफाइल्स भी अब इनोवेशन फाइनेंसिंग हो सकती है। को इन्वेस्टमेंट भी ऑफर कर रहा है ये, अलॉन्ग विद वेंचर कैपिटल फंड्स, फैमिली ऑफिसेज, सोवरेन वेल्थ फंड्स एक्सेट्रा। कमर्शलाइजेशन पे फोकस करेगा ये, जहां पर जैसे जो रिसर्च हो रही है उसका ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कैसे यूज आ सके, दैट इज व्हाट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड विल फोकस अपॉन। स्ट्रक्चरल इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, जहां पर जो ये इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है बाय कंसल्टेशन विद स्टार्टअप्स, एकेडमिया, कॉर्पोरेट्स, टेक्नोक्रेट्स एक्सेट्रा, तो जिससे जो भी रिसर्च हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट रहेगी लोगों के लिए भी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली डीप टेक सेक्टर्स को ये बूस्ट करेगा, चाहे सेमीकंडक्टर हो, स्पेस हो, एआई, ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा। टैलेंट रिकनेक्शन होगा। और क्यों अब हमारे यहाँ इनोवेशन फाइनेंसिंग नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि बाहर चले जाते हैं कि या तो वैसे भी उस चीज की वैल्यू नहीं है, रिसर्च कर नहीं पा रहे हैं हम, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम अपनी कंट्री में ही ये प्रमोट करेंगे तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, यहीं पर काम करने लगेंगे। इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएगा, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इंप्रूव होगी। चैलेंजेस, जैसे कि अभी हमने उसमें भी देखा ऊपर वाले एडिटोरियल में, कि प्रिस्क्राइब तो आप लोग कर देते हो बट इम्प्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, क्योंकि फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहती है अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। इंक्लूसिविटी इंश्योर करना, स्टार्टअप्स फ्रॉम टीयर 2 और 3 सिटीज एंड रिसर्च फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज, इसको भी जनरली क्या होता है अगर आप देखेंगे तो रिसर्च फिर भी आईआईटी, आईआईएम्स, इनमें तो फिर भी प्रमोट की जाती है, या फिर एनएलयूज, लेकिन व्हाट अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटीज, वहां पर आप कितना रिसर्च फाइनेंस कर रहे हो? तो वो इंक्लूसिविटी इंश्योर करने की हमको जरूरत है। सो आरडीआईएफ एक बोल्ड और टाइमली स्टेप है टुवर्ड्स ब्रिजिंग इंडियाज इनोवेशन फाइनेंसिंग डेफिसिट। जैसे कि एडिटोरियल पॉइंट आउट कर रहा है कि ये इनिशिएटिव इज अल्टीमेटली अबाउट बिल्डिंग नेशनल कैपेबिलिटी। अगर इफेक्टिवली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिया अपना रिच टैलेंट पूल को जो है कन्वर्ट कर सकता है इनटू अ ग्लोबल इनोवेशन इंजन। फ्रंटियर रिसर्च एनहांस कर सकता है, कमर्शियल सॉल्यूशंस दे सकता है, और इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है इन द ग्लोबल इनोवेशन सेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।